जी तो गाइज आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में कि हमारे पास जो है वो लूप्स क्या होते हैं और बेसिकली हम इनको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कैसे करते हैं। देखें, लूप का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि हम कहीं पे जा रहे हों और किसी ऐसी जगह पे फंस जाएं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वापस पे घूम फिर के वहीं पे उसी जगह पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें कि आप किसी और शहर के अंदर गए हैं और आपने कोई गली ली है किसी जगह पे जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि जब आप उस गली में चलते हैं एंड जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो दोबारा उसी जगह पे वापस आ गया हूं। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि आप एक लूप के अंदर फंस चुके हैं, जो कि आप जहां से जाते हैं वहां पे दोबारा वापस पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे दो तीन चीजें हो रही थी। एक तो आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, मतलब आप जा रहे हैं और आप वापस उसी जगह पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप रिपीट हो रहे हैं। अब यही इसी चीज को जो है ना वो यूज किया गया है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब प्रोग्रामिंग के अंदर इस चीज को कैसे यूज किया गया है, देखें। प्रोग्रामिंग के अंदर हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा तरीकेकार हो ताकि हमें अपने काम को बार बार जो है वो रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हम थोड़ा सा कोड लिखें और वो कोड जो है वो एक लूप की शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाए और फिर हमारे पास क्या हो कि वो बार बार रिपीट होता रहे जब तक वो सेम कंडीशन जो है या वो कोई स्पेसिफिक जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन ठीक हो जाए देन हमारा लूप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस तरह का जो एक हमारे पास हमारा जो माइंडसेट कहता है, जो हमारा कंसेप्ट कहता है, इसी को हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कहते हैं, लूप्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास लूप का इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है अ लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। लूप आपके पास क्या है, लूप जो है वो आपके पास एक एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड। अब ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एक ब्रैकेट जहां से आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है और जहां ब्रैकेट एंड होती है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी कोड होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अब वो कहता है कि वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लूप जो है वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, रिपीटेडली क्या करता है, रिपीटेडली बार बार उस कोड को वो एग्जीक्यूट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। कब तक, अनटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, जब तक वो स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक वो कोड जो है वो क्या करता रहता है, खुद ब खुद चलता रहता है। मतलब कि हमें बार बार उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे वो मजीद कहता है कि लूप सेव अस फ्रॉम राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स। वही बात है कि लूप्स हमें क्या करता है, बचाता है कि हमें अपने कोड को बार बार जो है वो ना लिखना पड़े। एंड मेक प्रोग्राम्स मोर एफिशिएंट, और प्रोग्राम को जो है बहुत ही एफिशिएंट बना देता है। देखें, अब आपने एक प्रोग्राम लिखा है, अब एक लाइन है उसके अंदर जो कि आपने 100 मरतबा जो है वो रिपीट करनी है। ठीक है, अब आप उस लाइन को 100 मरतबा लिखें, एक तो आप लिखेंगे आपका वक्त जाया होगा, एक तो आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है कि आपका कोड जब कोई बंदा देखेगा तो उसको कैसा लगेगा कि यार ये इसने क्या किया, एक ही लाइन बार बार लिख दी है। कोड उतना मजे का नहीं रहता, उतना एफिशिएंट कोड जो है वो नहीं रहता आपके पास। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास लूप्स का कंसेप्ट है कि हमें जो चीज बार बार करनी है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम जो है वो लेके आते हैं लूप्स के अंदर एंड लूप्स के थ्रू उसको लिखते हैं, और वो एक चीज, वो हम लाइन जो है वो सिर्फ एक बार लिखेंगे और वो 100 मरतबा क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास लूप्स का, सही है। अब यहाँ पे वो कहता है कि व्हाई वी यूज लूप्स इन डार्ट, हम डार्ट के अंदर लूप्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे वो कहता है कि इन रियल वर्ल्ड एप्स वी ऑफन नीड टू रिपीट एक्शंस। रियल वर्ल्ड के जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वहां पे अक्सर हमें बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि रिपीट करने पड़ते हैं। तो उसी वजह से वो कहता है कि सच एज डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे कि आपने कुछ आइटम्स की लिस्ट जो है वो दिखानी है, कोई डेटा को प्रोसेस करना है एक से ज्यादा बार, तो वहां पे वो कहता है कि हम किस चीज का यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि लूप्स हमें क्या क्या चीज के लिए अलाउ करते हैं। सबसे पहले, रिपीट अ टास्क अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें कोई काम रिपीट करना है या कोई ऐसा टास्क जो हम कर रहे हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पे हम जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा देंगे कि इतने टाइम ये टास्क जो है वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें अलाउ करता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रोसेस एवरी एलिमेंट इनसाइड अ कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन की बात आई है, तो कलेक्शन हमारे पास लिस्ट होती है, इस तरह मजीद हमारे पास और भी कुछ जो है वो सेट्स जो जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं हमारे पास मौजूद हैं, जिनके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का डेटा स्टोर करते हैं।
और फिर उस डेटा को हम क्या करते हैं, एक एक करके उसमें से डेटा जब हमें जरूरत होती है तो हम निकालते हैं, उस चीज को कहते हैं कलेक्शन। तो यहाँ पे वो कहता है जब हमारे पास कोई कलेक्शन होगी तो उस कलेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी आइटम्स हैं उनको एक एक करके प्रोसेस करना। ठीक है, ये फिर आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ पे भी अभी एक जो है वो एक आया हुआ है, इस लेक्चर के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको गो थ्रू कर दूंगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी देखेंगे कि लिस्ट और ये सारी चीजें हमारे पास होती क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स के जो हमारे पास लेक्चर है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड मैनुअली। ठीक है, आप जो एक रिपीटेड कोड जो है जिसको आपने बार बार लिखना है मैनुअली, ठीक है, उसको वो हमें क्या करते हैं, अवॉइड करना है, मतलब हम उस चीज से अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लूप्स का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, वो फिर कहता है कि बिल्डिंग डायनामिक एंड एफिशिएंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स हम बनाते हैं जो कि डायनामिकली होते हैं, मतलब के खुद ही जो है थोड़े बहुत समझदार होते हैं, एंड एफिशिएंट प्रोग्राम्स। ठीक है, एफिशिएंट हमारे पास क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म का लगता है, अच्छा लगता है, और हमारा प्रोग्राम जो है अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करता है। अब डायनामिकली यहाँ पे आप इसको रन टाइम भी कह सकते हैं कि मतलब जब हम रन करते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वहां पे वो सारी चीजें क्या करता है, डायनामिकली करता है, मतलब खुद ही समझता है कि क्या मुझे यहाँ पे इस चीज को बार बार रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है, क्यों रिपीट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे खुद समझता है। जैसे हमारे पास वो इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारा प्रोग्राम जो है खुद डिसीजन लेने के काबिल हो गया था, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत लूप्स का भी जो है वो यहाँ पे इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। सबसे पहले है हमारे पास द फॉर लूप। नाम क्या है इस लूप का? फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है, ये इसका नाम है। यहाँ पे वो कहता है कि द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट अ टास्क। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो फॉर लूप है वो इसलिए इस्तेमाल होता है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारा लूप जो है वो कितनी बार रिपीट होने वाला है। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि आपने यहां से वहां तक के 10 चक्कर लगाने हैं, तो ये आपको पता है कि आपने कितने चक्कर लगाने हैं, एग्जैक्टली 10 चक्कर आपने लगाने हैं। जब हमें इस तरह कोई चीज पता हो कि हमारे लूप में ये वाला काम इतनी बार होना है, तो तब हम यूज करते हैं फॉर लूप का। वहां पे हम 100% फॉर लूप का यूज करते हैं। सही है। अब फॉर लूप को लिखने का तरीकाकार क्या है? ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोग लिखते हैं फॉर। फॉर लिखने के बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि उस चीज को काउंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं i इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा, अच्छा यहाँ पे मुझे इंटीजर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि मैंने एक इंट का वेरिएबल बनाया, क्योंकि देखिए अब काउंटिंग जो है वो हमारे पास इंटीजर में होती है 1 2 3। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा। अब इस काउंटिंग वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू दे दी जो कि क्या है 1, मतलब मैं चाहता हूं कि ये 1 से काउंटिंग स्टार्ट करे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि मेरा जो ये जो मतलब जो टास्क है ये कितनी मतलब कितनी बार रिपीट होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि ये रिपीट हो जी लगभग ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 10। मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी वैल्यू 10 या 10 से कम है ये वाला जो टास्क है ये होता रहे। ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले में आपने इनिशियलाइजेशन करनी है, देन यहाँ पे आपने क्या लगानी है, यहाँ पे आपने लगानी है कंडीशंस, फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, सेमीकोलन के यहाँ पे कॉलन लगाना है। आई थिंक यहाँ पे कॉलन है, मेरे माइंड से निकल गया, सेमीकोलन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि जब एक बार मेरा ये काम हो जाए तो मेरे आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मतलब इंक्रीज होती रहे। जैसे जैसे अगर वो काम मैं चाहता हूं 10 बार हो, तो जब वो एक बार हो जाए तो मुझे पता चले कि एक बार हो गया, दूसरी बार हो तो मुझे पता चले कि दूसरी बार हो जाए, ताकि ये आई को जो है वो पता चलता रहे कि यहाँ पे ये काम जो है वो हो रहा है। और जैसे ही काम जो है वो 10 बार मुकम्मल हो जाए और जैसे ही वैल्यू 11 हो तो मेरा लूप क्या हो जाए, मेरा लूप खत्म हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर लिख लिया, अब मैं यहाँ पे बॉडी लगा ली। अब ये मेरे फॉर लूप की क्या है, जो जहां पे मतलब हम कंडीशंस वगैरह लगाते हैं, ये मेरे फॉर लूप का हेडर पार्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई है, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा वो ब्लॉक ऑफ कोड जो कि मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकता हूं कि मैं यहाँ पे लिख लूं हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं, एंड मैं चाहूं तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लॉजिक जो है वो भी यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, अब होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 1, मतलब एक इंटीजर वेरिएबल बनेगा और उस i की वैल्यू को कितनी वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, 1 वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे i चेक करेगा क्या i जो है वो 10 से लेस देन है, तो बिल्कुल i की वैल्यू फिलहाल क्या है 1 है, और 10 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर जाएगा इस बॉडी के अंदर, यहाँ पे ये इसको प्रिंट कर देगा
जैसे यहाँ पे ये एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर आई यहाँ पे वापस आ जाएगा, फिर जो मेरा कंपाइलर है ना वो यहाँ पे आएगा और कंपाइलर चेक करेगा कि आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले कितनी थी, आई की वैल्यू पहले थी 1, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, जब ये कंडीशन दोबारा चेक होगी तो ये दोबारा प्रिंट होगा, ठीक है। दोबारा प्रिंट होने के बाद यहाँ पे दोबारा वापस आएगा आई प्लस प्लस पे, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, अब 3 यहाँ पे चेक होगा। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा और जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, जैसे आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 इक्वल टू 10 है, फिर एक बार ये प्रिंट होगा एंड यहाँ पे जब आई की वैल्यू आई प्लस प्लस होके 10 प्लस 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 11। अब यहाँ पे जब चेक होगा ना 11 लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या 11 जो है वो छोटा है 10 से या बराबर है 10 के, तो नहीं। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड था, जो आपका कंपाइलर था, वो इस लूप से निकल जाएगा और बाकी यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। मतलब कि 10 दफा आपका कंपाइलर इस चीज को रिपीट करेगा, क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर फंस चुका है जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होगी। पहली बार जब लूप चलता है तो ये वाली चीज चलती है, देन फिर ये वाली कंडीशन चलती है, कंडीशन चलने के बाद ये बॉडी चलती है एंड बॉडी चलने के बाद ये आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाली जगह चलती है एंड देन आपके पास जो है वो ये कंडीशन चेक होती है। जब एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आपका लूप क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूं, प्रिंट लूप इज ओवर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लूप इज ओवर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार रन करके चेक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखना कि मेरा जो हेलो वर्ड है वो पहले 10 बार प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद नीचे लिख के आ जाएगा कि लूप इज ओवर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये 5 बार ये हो गया, ठीक है, एंड 5 बार मेरे पास ये हो गया। जब ये 10 बार पूरा हो गया तो नीचे लिख के आ गया कि लूप इज ओवर, क्यों, क्योंकि पहले मेरा यहाँ पे 10 दफा जो है मेरा कंपाइलर जो है वो फंस चुका था उस लूप के अंदर, तो उसको उस लूप से निकलने के लिए लाजमी वो 10 बार जो है वो कंडीशन चलानी थी एंड जैसे ही वो वहां पे चल चुका, जैसे ही उसको वहां से छुटकारा मिला एंड देन उसने फिर नीचे वाला प्रोग्राम रन किया और नीचे वाले प्रोग्राम में मैंने लिखा हुआ था लूप इज ओवर, ठीक है। अपने हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज जो है वो समझ रहे हैं, सही है। अब लाजमी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, लाजमी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक लाइन हो, आप 1000 लाइन लिखें, वो 1000 लाइन जो है वो 10 दफा यहाँ पे चलेगी, क्यों, क्योंकि ये लूप की बॉडी जब तक चलती रहेगी वो उस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड होगा वो चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई लॉजिक लिखना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, कोई और रिपीटेड टास्क करना चाहते हैं वो करें, आप काउंटिंग लिखवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे काउंटिंग लिखवा लें। कैसे, अगर मैं इस हेलो वर्ड की जगह इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूं एंड मैं अगर यहाँ पे आई लिख दूं, क्या लिख दूं, आई, तो मेरे पास आई की वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे चेक होगा आई लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई प्रिंट मतलब 1 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर यहाँ पे 2 चेक होगा एंड देन यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे चलता रहेगा एंड 10 तक मेरे पास प्रिंट होगा, जैसे 11 होगा लूप खत्म एंड नीचे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा लूप इज ओवर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी चेक करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखें 1 से लेके कितने तक, 1 to 10 तक मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ एंड देन मेरे पास नीचे क्या आ गया, लूप इज ओवर। तो ये था हमारे पास फॉर लूप, हम फॉर लूप को यूज करके किस तरह जो है वो क्या कहते हैं अपना जो काम है रिपीटेड टास्क वो हम पूरा करते हैं, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप हम क्यों, कब और कहां पे यूज करते हैं इसके बारे में देख लें और इसको लिखने का तरीकेकार क्या है वो भी आप यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे वो कहता है कि the while loop is used when we want to repeat a task as long as a condition remains true। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि while loop को आप एज अ for loop की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो काम for loop से हो सकता है वो while loop से हो सकता है। लेकिन while loop में एक और चीज है, वो क्या है, वो ये है कि जब तक आपकी कंडीशन क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं सॉरी फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी ना, ये कंडीशन क्या है, लूप क्या होगा, चलता रहेगा। अब इसमें आपको पहले से पता नहीं होता कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। फॉर लूप वाला काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब कि कभी कभी आपको पता होगा कि मतलब जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आपने 10 बार चलाना है,
आप इसकी कंडीशन के अंदर 10 तक वो काउंटिंग वाला सिस्टम लगाना, जैसे मैंने फॉर के अंदर लगाया, वो काम इसके अंदर इजीली हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास फॉर लूप है, हम व्हाइल लूप उसके लिए यूज नहीं करते। अब व्हाइल लूप जो है ना मोस्टली इस वजह से बनाया गया है कि जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक लूप चलता रहे। अब समझने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे व्हाइल का एक छोटा सा जो है वो कंसेप्ट समझा दूंगा, जो कि अभी हमने फॉर लूप में भी देखा। लेकिन आगे चल के आपको ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम कोडिंग करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा व्हाइल लूप जो है वो इसलिए था। अब क्या होता है कि कभी कभी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर वहां पे अब फर्ज करो कि मैंने कोई इनपुट ले ली कि यूजर को मैंने बोला कि आप अपना पासवर्ड एंटर करो। क्या एंटर करो? पासवर्ड एंटर करो। अब यूजर ने अपना पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे व्हाइल की कंडीशन के अंदर वो पासवर्ड है। अब जब तक यूजर गलत पासवर्ड एंटर करता रहेगा ना, ये लूप चलता रहेगा, मतलब यूजर वहां पे फंस जाएगा। जब तक वो गलत पासवर्ड एंटर करेगा, ये बोलेगा प्लीज री अगेन द इंटर पासवर्ड, प्लीज री अगेन द इंटर पासवर्ड। जब तक यूजर जो है, अगर यूजर 1000 बार भी पासवर्ड गलत एंटर करेगा तो ये चलता रहेगा। अब फॉर लूप में ऐसा नहीं है। अब देखो फॉर लूप पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है कि मेरा लूप कहां तक चले, पहले से ही मुझे एग्जैक्ट उसको बताना होगा कि मेरा लूप कहां तक चले। अब व्हाइल में क्या है कि व्हाइल में आप फॉर वाला काम तो कर सकते हैं, ठीक है, वो तो मतलब आप इसके अंदर भी अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू लगाते हैं ये उस तरह भी बिहेव करके काम चला लेगा। अब यहाँ पे अगर फॉर के अंदर आप ये वाला सिस्टम कर सकते हैं कि अगर आप उसे बोलें कि जब तक ये पासवर्ड ठीक नहीं होता तब तक वो चलता रहे। अब ऐसे नहीं होता वहां पे क्योंकि उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब अगर फर्ज करो यूजर ने पहली बार पासवर्ड ठीक एंटर कर दिया तो लूप खत्म करना होगा, लेकिन फॉर में तो ऐसा है नहीं। फॉर में तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं कि 10, 5, 1, 2, 3, मतलब कि ये लूप 10 बार चले, 5 बार चले, 3 बार चले या 1 बार चले, ऐसा नहीं। व्हाइल लूप के अंदर आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि ये भी आप कहते हैं कि 5 बार चले, 10 बार चले, ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। और ये वाला काम भी कर सकते हैं कि जब तक वो कंडीशन ठीक है, लूप जो है वो क्या करे, चलता रहे। अब फर्ज करो कि मैंने यूजर से जो है वो पासवर्ड क्या किया, पासवर्ड मांगा। अब यूजर ने जो है ना पासवर्ड क्या दे दिया, गलत दे दिया, तो लूप क्या उसको बोलेगा दोबारा से पासवर्ड एंटर करो। जब दोबारा से वो पासवर्ड एंटर करेगा, फिर अगर उसने गलत दिया तो लूप बोलेगा फिर से एंटर करो। जब वो पासवर्ड ठीक एंटर कर देगा ना, लूप बोलेगा अब बस तुम्हारा पासवर्ड जो है वो ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस लूप को छोड़ के जा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके जरिए हम जो है ना व्हाइल लूप का जो है वो इस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये उसके कहने का मकसद था कि व्हाइल लूप हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या होगी, ठीक होगी। सही है। अब देखो ऐसा नहीं होता कि अगर वो ठीक पासवर्ड एंटर कर रहा है तो लूप खत्म क्यों हो रहा है। ये पहले हम व्हाइल को डायरेक्ट कर देते हैं ट्रू। मैं आपको यहाँ पे एक वो चीज करके भी दिखा दूंगा, पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि ये उसने कैसे लिखे, ठीक है। देन फिर मैं आपको वो वाला जो है ना वो प्रोग्राम करके भी दिखा दूंगा। ये हमारे पास हो गया फॉर लूप, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप। ये मेरे पास हो गया फॉर लूप एंड अब हम यहां पे करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, सही है। ये आ गया मेरे पास और अब मैं यहां पे कोड पेस्ट किया और मैं यहां पे आपको ये कोड समझाता हूं कि ये बेसिकली कैसे हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जो इनिशियलाइजेशन पहले हम फॉर लूप के अंदर उसकी ब्रैकेट के अंदर कर रहे थे, यहाँ पे आप इसकी ब्रैकेट के अंदर व्हाइल की तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आप कंडीशन लिख सकते हैं। अब अगर आप फॉर की ब्रैकेट देखें ना, फॉर की ब्रैकेट के अंदर ही आपने इनिशियलाइजेशन की, उसके अंदर ही आपने कंडीशन लगाई और उसके अंदर ही आपने क्या किया, डिक्रीमेंट किया। लेकिन व्हाइल में ऐसा नहीं है। व्हाइल में आपको जो इनिशियलाइजेशन है वो व्हाइल लूप से पहले करनी पड़ती है, मतलब लगाने से पहले आपने वो इनिशियलाइजेशन की, आपने एक वेरिएबल बनाया, काउंटिंग वेरिएबल, देन फिर आपने व्हाइल लगाया, व्हाइल जो कि कीवर्ड है, ठीक है। फिर आपने उसकी ब्रैकेट लगाई और उसकी ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने फॉर लूप के अंदर लिखी, ठीक है। देन फिर आपने वो लगाया ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही आप पहले आप जहां पे ना, जहां पे ये प्रिंट लिखा है ना, ठीक है, इधर आप जितनी चाहें आप क्या लगा सकते हैं, आप जो है वो स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे प्रिंट काउंट लिखा है, आप यहाँ पे लगाएं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद लगाएं प्रिंट दिस वन एंड प्रिंट दिस वन, इस तरह आप जितनी भी लाइन चाहे आप लिख सकते हैं। एंड जस्ट जब सारा कोड आप लिख लें एंड देन फिर आपने यहाँ पे आखिर में ना उस
कंडीशन की आपने क्या लगानी होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होता है। तो ये है हमारे पास व्हाइल लूप को लिखने का तरीका। अब इसमें होगा क्या, अब देखें यहाँ पे काउंट क्या किया है 1, पहले मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया क्या काउंट, और काउंट को क्या दे दिया 1। अब यहाँ पे व्हाइल के अंदर चेक हो गया क्या काउंट की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 है, अगर हाँ 5 है मतलब लेस 5 से जो है वो वैल्यू जो है वो काउंट की छोटी है या बराबर है, तो फिर क्या करो इस बॉडी के अंदर आ जाओ, व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर। जब वो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा तो वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे उसने 1 प्रिंट किया, फिर इस तरह 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वो 1 प्रिंट करेगा ना अब जैसे उसने यहाँ पे 1 प्रिंट किया, यहाँ पे काउंट क्या कर देगा, उसकी वैल्यू के अंदर प्लस प्लस कर देगा। मतलब पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, पहले काउंट की वैल्यू थी 1, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। जैसे वो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे दोबारा से जो है वो चेक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, एंड यहाँ पे वो क्या करेगा काउंट की वैल्यू में मजीद इंक्रीमेंट कर देगा। ये भी जो है वो चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना, ये वाली गलत हो जाएगी, तब जो है आपका लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा है आपके पास व्हाइल लूप। और अगर मैं इसको रन करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ही वैल्यू 6 हो गई, वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू 6 हो गई, तो वहां पे क्या हुआ 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन गलत हो गई। जब कंडीशन गलत हो गई तो व्हाइल ने बोला जाओ भाई, अब आपका काम खत्म। अब जो चीज मैं आपको बोल रहा था उसके लिए हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट पढ़नी होती है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा था कि हम व्हाइल को कैसे यूज करते हैं, और जब तक यूजर जो है वो गलत चीज एंटर करता रहे तो उस तरह जो है वो होता रहे, सही है। अब वो भी मैं आपको समझाऊंगा जब हम इनपुट का फंक्शन जो है ना वो पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आपको मैं वो भी समझा दूंगा। ये अभी आप व्हाइल को सिर्फ इस तरह लिखना सीख लें। अब वहां पे एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है, ब्रेक स्टेटमेंट में हम आगे पढ़ते हैं और उसके प्रोग्राम आने वाले हैं आपके, ठीक है। वो जो मैं कह रहा हूं ना कि जब तक हमें मतलब यूजर जो है वो गलत चीज एंटर करता रहे तो हमारा प्रोग्राम क्या करता रहे, हमारा प्रोग्राम बार बार चलता रहे, ठीक है। जब यूजर चीज ठीक एंटर कर दे वो फिर इफ एल्स के अंदर जाएगी, फिर वहां पे चेक होगी, एंड देन उसके बाद जो है वो ये सारी चीज होगी, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाइल लूप जो है वो कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसे बोल दें कि व्हाइल लूप को जो है ना हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें एग्जैक्ट जो है ना वो पता ना हो कि कब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है, तो फिर हम जो है व्हाइल लूप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें पता नहीं है कि हमारा लूप कब तक चलेगा, चाहे वो फिर 1 बार चले, चाहे 2 बार चले, चाहे 10 बार चले, चाहे 20 बार चले, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि हमारा लूप कब तक चलना है। तो तब जो है हम किस चीज का यूज करते हैं, हम व्हाइल का यूज करते हैं, सही है। अब वो बोलेगा कि क्या हम फार वाला काम व्हाइल से कर सकते हैं, तो आप उसे बोले बिल्कुल, जो आप काम फार लूप से कर सकते हैं वो हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये जो अभी मैंने काम किया है ये वो फार लूप का काम है जो कि मैंने व्हाइल के साथ किया, ठीक है। अब व्हाइल के साथ हम ये वाला काम क्यों नहीं करते होते, हम इस वजह से नहीं करते होते, देखो अब फार लूप में ना ये काम कम लाइन में होता है, लेकिन व्हाइल लूप में यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्या हो जितनी ज्यादा हो जाती हैं, और जितनी आपके नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी आपके कोड में उतना आपके पास जो है वो बेहतर है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये वाले काम व्हाइल में नहीं करते। व्हाइल के अपने बहुत से काम है, वो हम आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना हम वो वाले प्रोग्राम जो है वो हम देखेंगे, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप हमारे पास क्या है, डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है ना कि कुछ भी हो जाए वो एक बार लाजमी चलता है, और वो है बिल्कुल व्हाइल की तरह, एक बार लाजमी चलेगा, फिर उसके बाद वो कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब कि फिर अगर कंडीशन ठीक हुई तो वो चलता रहेगा, अगर कंडीशन फाल्स हो गई तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन एक बार तो वो हर सूरत चलेगा, चाहे वो कंडीशन गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी कंडीशन आखिर में लगती है, शुरू पे नहीं लगती। बस इतना सा उसके अंदर फर्क है व्हाइल और डू व्हाइल के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, पहले मैं यहां पे लिख लूं डू व्हाइल लूप। अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि डू व्हाइल जो है वो कैसा लगता है, मतलब उसको आप लोग कैसे लिखते हैं। बाकी ये जो सारा लूप है ना ये वही व्हाइल की तरह है, ठीक है। बस यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है ना वो यहाँ पे नीचे लगती है, आखिर में लगती है। जहां पे ब्रैकेट्स हम बंद करते हैं ना वहां पे ब्रैकेट बंद करने के बाद कंडीशन लगाते हैं, एंड इस वजह से जो है ये एक बार लाजमी चलता है। क्यों? क्योंकि जब आपका कंपाइलर ऊपर से आता है तो वो उसको एक बार रन करके आता है, ठीक है। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं। अब यहाँ पे भी यही लिखा है कि अगर यहाँ पे आप देखें the do while loop runs the code block at least once before checking the condition। कंडीशन को चेक करने से पहले ये एक बार लाजमी जो है वो रन करता है, बेशक कंडीशन गलत ही क्यों ना हो। अब देखो कंडीशन से तो पहले इसने एक बार रन करना है ना।
अब कंडीशन ये बाद में चेक करता है, अगर कंडीशन गलत हो गई तो फिर ये दोबारा रन नहीं करता। हाँ, अगर कंडीशन ठीक होगी तो फिर ये रन करता रहेगा जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती। बस इतना सा फर्क है डू और व्हाइल लूप में। मैंने इसको कॉपी किया, इधर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आपको इसको लिखने का तरीका एंड आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। सही है, तो ये है मेरे पास डू व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप को लिखने का बस तरीका ये है कि आपने बिल्कुल व्हाइल की तरह पहले ही इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो आप लूप से बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद फिर आपने शुरू में यहाँ पे आप पहले लगाते थे व्हाइल की कंडीशन, अब व्हाइल की कंडीशन यहाँ पे नहीं लगानी, यहाँ पे आपने लिखना है डू, मतलब करो, एक बार इसको रन करो, ठीक है। फिर वो वाला काम जो भी आपने इसके अंदर लिखा होगा वो परफॉर्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू के अंदर एक चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड फिर जाके कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ठीक है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा दोबारा, ये लूप जो है वो दोबारा रन होगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो लूप दोबारा रन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे। मैं यहां पे प्रिंट लिखता हूं कि लूप इज ओवर, इज ओवर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहां पे आप देखें कंडीशन वैल्यू क्या है काउंट की, काउंट को मैंने इनिशियलाइज किया बनाते वक्त और मैंने यहाँ पे उसको वैल्यू क्या दे दी, 1 दे दी। अब 1 मैंने वैल्यू दे दी, वो कहीं पे चेक नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी और 1 की वैल्यू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 1 की काउंट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 + 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे व्हाइल के अंदर जाके कंडीशन चेक होगी, हाँ चेक होगी जी, 2 ग्रेटर देन 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, अगर कंडीशन ठीक है देन ये चीज दोबारा रन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपके पास 2। जब आपके पास 2 प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, दोबारा से इंक्रीज होगी, जो क्या हो जाएगी 3 एंड 3 होने के बाद यहाँ पे वो चेक होगी 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये बोलेगा यस। फिर यहाँ पे ये चीज प्रिंट होगी एंड यहाँ पे फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन यहाँ तक ये चलता रहेगा। जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी ना 6, तो यहाँ पे जब 6 यहाँ पे चेक होगी ना, ये बोलेगा बस अब 6 जो है वो तो बड़ा नहीं है 5 से, तो यहाँ पे ये इस लूप के अंदर दोबारा नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे लूप के बाहर आ जाएगा और बाहर उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास प्रिंट लूप इज ओवर, या यहाँ पे कोई और अगर कोड होगा, जितना भी फिर कोड होगा बाकी वो जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार ये डू व्हाइल लूप लाजमी चलता है क्योंकि कंडीशन इसके आखिर में चेक होती है, सही है। अब यहाँ पे देखें ना, मैं अगर इसको रन करूँ ना तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 एंड लूप इज ओवर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर यहां पे मैं पहली बार ही कंडीशन गलत कर देता हूं, मैं यहां पे वैल्यू देता हूं काउंट की वैल्यू कितनी, मैं यहां पे काउंट की वैल्यू देता हूं 6, क्या देता हूं 6। अब आप देखें मेरी काउंट की वैल्यू है 6 और कंडीशन में मैंने लगाया है काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5। अब 6 क्या लेस देन इज इक्वल टू 5 है, नहीं है ना। लेकिन यहां पे क्योंकि ऊपर से आएगा कंपाइलर तो यहां पे पहले वो प्रिंट करेगा 6 को प्रिंट करेगा, फिर 6 की जो काउंट की जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीमेंट करेगा, पहली 6 थी 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा एंड यहाँ पे जब व्हाइल में चेक होगा ना 7 लेस देन इज इक्वल टू 5 तो ये बोलेगा नहीं, मतलब कि एक बार लाजमी चला है, जब दूसरी बार चलने की कोशिश करेगा तो वहां पे वो नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लूप। तो जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ अब आप देखना सिर्फ 6 प्रिंट होगा हमारे पास, देखो 6 प्रिंट हुआ, वो भी इस वजह से कि डू व्हाइल लूप एक बार लाजमी चलता है। अगर यहाँ पे व्हाइल होता तो ये 6 भी हमारे पास प्रिंट नहीं होता, डायरेक्ट लूप कह देता कि लूप इज ओवर, सही है। ये था हमारे पास क्या कहते हैं डू व्हाइल लूप एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मजीद जो है वो कौन सा लूप अवेलेबल है, सही है। अब यहाँ पे एक उसने यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं कंपैरिजन किए हुए हैं कि कंडीशन चेक तो लूप चलने से पहले चेक होती है, यहाँ पे कंडीशन व्हाइल की भी लूप की जो बॉडी है उसके चलने से पहले चेक होती है एंड डू व्हाइल की जो है वो बॉडी चलने के बाद चेक होती है क्योंकि ये बाद में लिखा होता है ना इसकी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि बेस्ट फॉर, जब फॉर लूप जो है वो किसके लिए बेस्ट है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जब आपको पता हो कि कितने नंबर ऑफ मतलब रिपीटेटिव टास्क आपने करने हैं, मतलब कि कितनी बार आपने अपने कोड को रिपीट करना है, ये अगर आपको पता है
तो तब वो कहता है कि ये जो फॉर लूप है ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि व्हाइल लूप कब बेस्ट है आप लोगों के लिए, मतलब कब उसको आप यूज करें। तो वो कहता है कि जब आपको ना पता हो कि आपका जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, तब आपने व्हाइल लूप यूज करना है। और यहाँ पे वो क्या कहता है, डू व्हाइल। वैसे तो ये बिल्कुल व्हाइल लूप है, मतलब अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कितनी बार चलेगा तो आप डू व्हाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार लाजमी चलेगा यहाँ पे। हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका लूप जितनी बार भी चले कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार लाजमी चले, तब आप जो है ना डू व्हाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या अगर हमारी कंडीशन गलत भी हो तो फॉर लूप एक बार चलेगा, तो ये कहता है नहीं, फॉर लूप में अगर आपकी कंडीशन गलत हो गई ना पहली बार ही, तो वो एक बार भी नहीं चलेगा। व्हाइल लूप भी एक बार भी नहीं चलेगा अगर आपकी कंडीशन पहली बार गलत होगी। हाँ, अगर आपकी कंडीशन गलत है पहली बार में, तो कम से कम आपका जो लूप है वो एक बार चलेगा डू व्हाइल में, ठीक है। एंड जब दूसरी बार चलने की कोशिश करेगा तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि फिर कंडीशन चेक होती है, ठीक है। एक हमारे पास और लूप है जिसे हम कहते हैं फॉर इन लूप, और ये यूज होता है उन कलेक्शंस के साथ जिन कलेक्शंस का मैंने जिक्र किया था, ठीक है। इन कलेक्शन के साथ जो हमारे पास नॉर्मल जो फॉर लूप है वो भी अच्छे से काम करता है, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर इन लूप का, क्योंकि ये स्पेशली बना इन कलेक्शंस के लिए। अब कलेक्शंस हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया लिस्ट है, मैप है यहाँ पे, मतलब ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी भी है हमारे पास यहाँ पे, इस तरह के कुछ यहाँ पे हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। पाइथन के अंदर तो हम इसको लिस्ट कहते हैं, सेट कहते हैं, टपल कहते हैं, डिक्शनरी, एंड यहाँ पे इसके नाम चेंज हो सकते हैं, बट हम देखेंगे जब हम कलेक्शंस वाले उसमें जाएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है और किस तरह यूज होता है, सही है। अब यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट को बनाने का, लिस्ट आप ऐसे समझ लें कि इसके अंदर ये एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज एक से ज्यादा होती है और सेम टाइप ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आप लोगों की कोई कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फॉर इन लूप, सही है। ये नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों के ये जो हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, सही है। अब ये है हमारे पास फॉर इन लूप। फॉर इन लूप में सबसे पहले जहां पे हमने अगर कोई जहां पे पहले हमने इंटीजर, डबल, फ्लोट इस तरह का हम डेटा टाइप लिख के आगे वेरिएबल लिखते थे। अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करानी है, मतलब जो हम कलेक्शंस जिनको मैं कह रहा हूं, ठीक है, जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, तो सबसे पहले आपने उनका नाम लिखना है कि आप कौन सी कलेक्शन या कौन से डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लिस्ट को, किसको यूज कर रहा हूँ, लिस्ट को। और फिर आपने बताना होता है कि इस लिस्ट के अंदर किस डेटा टाइप की वैल्यूज होंगी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसके आगे लेस देन का साइन दिया है, उसके अंदर मैंने लिखा है कि इस जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर यूज होंगी वैल्यूज कौन सी, स्ट्रिंग टाइप की, एंड फिर मैंने वो बंद किया। फिर मैंने उस लिस्ट का नाम रखा, वो क्या रखा मैंने, वो रखा मैंने फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स रखने के बाद लिस्ट को बनाने के लिए आपने लगानी होती है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएं, फिर उसके अंदर आप पहली वैल्यू दें, ठीक है, फिर आप कॉमा लगाएं, फिर आप दूसरी वैल्यू दें, फिर आप कॉमा लगाएं, फिर आप तीसरी वैल्यू दें, फिर आप कॉमा लगा के चौथी वैल्यू, फिर कॉमा लगा के पांचवी, जितनी आप मर्जी चाहे इसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जब आप सारी वैल्यू एंटर कर रहे हैं देन आपने वो स्क्वायर ब्रैकेट बंद करनी है, एंड फिर आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। तो ये इन कलेक्शंस या लिस्ट को बनाने का तरीका है। आगे चल के हम बकायदा इनके ऊपर बकायदा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर भी हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो अब फॉर इन लूप करता क्या है, इसी के अंदर से एक एक वैल्यू, अगर मतलब आपको ना कहीं पे एप्पल चाहिए, ये वैल्यू आपको अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू क्या है, एक साथ प्रिंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ना, मैं अगर इसको बंद करूं, ठीक है, कमेंट आउट करता हूं, और मैं अब इस लिस्ट को अगर देखना चाहता हूं नॉर्मल तरीके के साथ जैसे हम बाकी वेरिएबल्स को देखते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं ना फ्रूट्स, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे मेरे पास ये सारी वैल्यू एक साथ आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू एक साथ हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ ना, तो यहाँ पे आप देखना ये ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये एक एक करके मेरे पास है। पहली लाइन में एप्पल है, फिर मेरे पास बनाना है, फिर मेरे पास मैंगो है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं लगाऊंगा ये फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, फिर मैं लगाऊंगा फॉर की ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट।
इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल बनाना होता है, जैसे मैं दूसरे फॉर लूप के अंदर बनाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, क्योंकि अब इसके अंदर वैल्यू किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो यहाँ पे मुझे फिर जब जो वेरिएबल के अंदर मुझे ये वैल्यू डालनी है तो वो भी मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, स्ट्रिंग। फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने फिर इस वेरिएबल का नाम लिखा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है ना, अब मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे नाम रखा फ्रूट। जो मैंने लिस्ट बनाई है उसका नाम है फ्रूट्स, एस का इजाफा है वहां पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कलेक्शन है, वहां पे एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, मैंने इसलिए वेरिएबल के साथ एस लगाना मुनासिब समझा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग के साथ मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट। क्यों मैंने फ्रूट लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर एक एक वैल्यू आएगी, उस फ्रूट्स में से एक वैल्यू पहले इसके अंदर आएगी, फिर वो उसको प्रिंट करेगा, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर वो उसको प्रिंट करेगा, फिर तीसरी वैल्यू आएगी, फिर वो उसको प्रिंट करेगा। इस तरह वैल्यूज आती रहेंगी, जितनी वैल्यूज होंगी जब वो सारी पूरी हो जाएंगी देन लूप हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैंने फिर यहाँ पे लिखा इन। अब यहाँ पे क्यों मैंने इन क्यों लिखा, मैं कहता हूं फॉर को के चेक करो, ठीक है, कौन सी टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का। फिर वो वैल्यू किसके अंदर आनी चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है, इस फ्रूट वाले वेरिएबल के अंदर। और कहां से है, मैंने यहाँ पे लिखा इन, और मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स में से, जो कि मेरे पास ये फ्रूट्स वाली लिस्ट है ना, यहां से पहले मेरे पास एप्पल वाली वैल्यू आए, और वो एप्पल वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे इस फ्रूट वाले वेरिएबल के अंदर आ जाए, ठीक है। उस लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स वाले लिस्ट के अंदर से मेरे पास उसकी पहली वैल्यू आए, और वो किसके अंदर आ जाए, वो मेरे पास आ जाए यहाँ पे इस फ्रूट के अंदर, और फिर मैं उसको प्रिंट करूं, या उसके साथ मैंने जो भी काम करना है, मैंने अगर उसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, मैं वो काम करूं, एंड देन जो है फिर मेरे पास इस तरह नेक्स्ट वाली वैल्यू है, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू है, इस तरह फिर मेरे पास चलता रहे। जब सारी वैल्यूज जो है उस लिस्ट वाली खत्म हो जाए, देन मेरे पास ये क्या हो जाए, देन मेरे पास ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्या, मैं इसको हटा लेता हूं या इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अब इस फ्रूट्स में से इसकी पहली वैल्यू कौन सी है, ये वाला जो मेरे पास फ्रूट वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे फ्रूट वाला जो मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी जो पहली वैल्यू है वो है एप्पल। एप्पल मेरे पास आ जाएगा इस फ्रूट के अंदर, और इस फ्रूट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन यहाँ पे इस फ्रूट्स के अंदर से ये बनाना वाली दूसरी वैल्यू आएगी, ये बनाना वाली वैल्यू इस फ्रूट के पास चली जाएगी, ये उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इस फ्रूट्स में से मेरे पास ये मैंगो वाली वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे इस फ्रूट को दे देगा, और ये फ्रूट जो है यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। एंड देन मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब चौथी वाली वैल्यू वहां से वो लेने जाएगा तो वो तो वैल्यू होगी नहीं, तो वहां पे फिर लूप मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि इस फ्रूट के अंदर पहले तो एप्पल आया, फिर बनाना कैसे आ गया। देखें, हमने ओवरराइड का कंसेप्ट पढ़ा था जब मैं आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, ठीक है, वेरिएबल्स वाला लेक्चर जो कि हमारा आई थिंक सेकंड लेक्चर था डार्ट ट्यूटोरियल का, जब मैंने डार्ट वगैरह को सेटअप कर लिया था। एंड सेकंड लेक्चर में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और एक कीवर्ड पढ़ाया था डायनामिक टाइप का, जो कि हम लगाते थे, और हम अपनी वैल्यू को क्या करते थे, अगर हमने एक वाली वैल्यू उसके अंदर डाली है, फिर हमने उसके अंदर दूसरी वाली वैल्यू डालेंगे, तो वो जो पहले वाली वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, वो ओवरराइट हो जाती है, सही है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट था। अब अगर इसको मैं रन करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखना, पहले मेरे पास एप्पल आएगा, फिर मेरे पास बनाना, एंड फिर मेरे पास मैंगो आएगा, सही है। एंड बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ बनाना है, बाकी एप्पल एंड मैंगो ना आए, तो फिर वो आप जो है ना नॉर्मल वो जो इंडेक्सिंग वाला हमने काम किया था उसके अंदर क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, एंड प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर मैं अगर लगा दूं मेरे पास 1, क्या लगा दूं 1। अब पहला ये जो पहली वैल्यू है इसका इंडेक्स क्या होगा 0, दूसरी वाली वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा 1। तो अब 1 जब मैंने लिखा ना प्रिंट फ्रूट्स में से 1 वाली वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो मतलब मेरे पास बनाना प्रिंट होगा, बाकी कोई वैल्यू मेरे पास प्रिंट नहीं होगी। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखना मेरे पास बनाना जो है वो प्रिंट हो गया। तो आप इस तरह एक वाली वैल्यू भी देख सकते हैं। आप वो स्ट्रिंग वाले जितने भी कंसेप्ट है ना, मतलब कि आपके पास स्प्लिटिंग का कंसेप्ट था, इंडेक्सिंग का था, नेगेटिव इंडेक्सिंग था, वो सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। फिर इसको हम जो है ना आगे चल के जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पूरा ट्यूटोरियल है उसके अंदर ये सारे काम मैं आपको करते हुए नजर आऊंगा, ठीक है, इंडेक्सिंग भी, स्लाइसिंग भी, सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे मजीद देखते हैं कि हमारे पास मजीद कौन सी चीज रह गई है इस लूप के ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ब्रेक स्टेटमेंट रह गई है।
ब्रेक स्टेटमेंट जी क्या होता है, दो स्टेटमेंट हमारे पास होती है, एक होती है ब्रेक स्टेटमेंट और एक हमारे पास होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है, ये चलते हुए लूप को रोक सकती है। अगर कंडीशन के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि आप चाहते हैं कि अगर वो चीज आ जाए तो ये लूप टूट जाए, वैसे आप चाहते हैं कि ये लूप 10 तक चले। फर्ज करें कि आपने एक लूप बनाया है जो कि आप चाहते हैं कि 10 बार चले, कितनी बार चले, 10 बार चले, लेकिन उसमें 5 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 5। अगर 5 आ गया तो आपने इफ स्टेटमेंट लगाई है, आप हर वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5, अगर वो वैल्यू 5 नहीं है तो जी चलो दोबारा लूप चलो। अगर वो 6 आ गया, 6 इज इक्वल टू 5, तो आप कहेंगे नहीं ये भी 5 नहीं है, दोबारा से लूप चलाओ। अगर 5 आ गया तो वो इफ स्टेटमेंट क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा लूप को, क्योंकि मैंने उसके नीचे उसकी बॉडी के अंदर ब्रेक लिखा होगा, वो ब्रेक करेगा और जैसे ही वो ब्रेक करेगा आपका लूप क्या हो जाएगा, वहीं पे टूट जाएगा। वैसे आपका लूप 10 बार चलना था, लेकिन जैसे ही 5 यूजर ने एंटर किया तो आपका लूप टूट गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त। अब यहाँ पे ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे वो लिखा है क्या, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप अ लूप इमीडिएटली। बेशक आपका लूप एक लाख बार, अगर आपने कोई ऐसा कंडीशन लगाई है कि आपका लूप 1,00,000 बार चले, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार में ब्रेक स्टेटमेंट आ गई ना अचानक से, ठीक है, मतलब आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा के रखी कि अगर यहाँ पे ये वाली चीज आ जाए तो मेरे लूप को तोड़ दो, तो अगर वो वाली चीज आ गई तो आपका लूप फिर 1,00,000 बार नहीं चलेगा, वो फौरन ही दूसरी तीसरी बार ही बंद हो जाएगा। अगर वो चीज दूसरी तीसरी बार, हाँ अगर वो 10वीं बार आती है तो फिर 10वीं बार पे वो बंद होगा। ठीक है, जब ब्रेक स्टेटमेंट की कंडीशन ठीक हो जाएगी, ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लूप को तोड़ देगा। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सही है, अच्छा कंटिन्यू एक और भी है ना, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये काम करते हैं कि अगर वो वाली चीज आ जाती है ना तो सिर्फ वो उस आइटरेशन को स्किप कर देते हैं। क्या करते हैं, वो जो एक बार मतलब उस टाइम में जो लूप चल रहा था तो उसको वो स्किप कर देगा, अगली वैल्यू पे चला जाएगा। ठीक है, बस ये वो काम करता है। तो फिर अभी हम उसको देखेंगे कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। तो अच्छा मैंने यहाँ पे इसको बैक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ब्रेक स्टेटमेंट। सही है, अब यहाँ पे इसके अंदर आ गया एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये सही है एंड यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास है एक लूप जो कि मेरे पास है फॉर लूप। अब फॉर लूप के अंदर ना मैंने लगाया इंट आई इज इक्वल टू 1, इंट आई इज इक्वल टू 1। पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली, फिर मैं चाहता हूं कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10 तक मेरा लूप चले। जब तक मेरा फॉर लूप जो है वो तब तक चलता रहे जब तक मेरी कंडीशन क्या है, 10 से कम है। ठीक है, तो मेरा लूप चलता रहे। फिर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, मतलब फॉर लूप के अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया। तो अब मैंने यहाँ पे, अब देखो ये है इसकी बॉडी, फॉर लूप की बॉडी। अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैंने आपको बोला कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगाया एक इफ स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने लगाया इफ, मैंने बोला कि आई इज इक्वल टू 5। अगर आई 5 के बराबर हो जाए, अगर आई की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर हो जाए, तो फिर मैंने लगाया इफ की बॉडी और मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक, मतलब लूप को तोड़ दो। अगर आई जो है ना वो 5, आई की वैल्यू अगर 5 हो गई और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट ने चेक कर लिया कि आई 5 के बराबर है, तो वहीं पे लूप खत्म हो जाएगा, फिर 10 बार नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आई की मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आई और उसको मैंने 1 असाइन कर दिया। अब 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, ये बोलेगा बिल्कुल ठीक है जी 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर आएगा, ये हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर आएगा इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा क्या 1 क्या 1 इक्वल टू 5 है, तो 1 तो 5 के बराबर नहीं है, तो फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं होगा, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 जैसे ही प्रिंट होगा ये आई प्लस प्लस क्या कर देगा, 1 को 2 बना देगा। क्यों, क्योंकि ये +1 करता है ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, तो बिल्कुल 2 जो है वो आपके पास लेस देन है 10 से। तो यहाँ पे फिर इफ के अंदर भी चेक होगा 2 इज इक्वल टू 5, तो ये बोलेगा नहीं, फिर 2 भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 3 होगा, 3 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 जाएगा, 4 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 प्रिंट होगा ना एंड कंपाइलर जो है वो यहाँ पे दोबारा आई प्लस प्लस के पास जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जब 5 यहाँ पे चेक होगा
5 लेस देन इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे तो ठीक है, 5 जो है वो क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये उसको भेज देगी इस बॉडी के अंदर। जैसे ही इस बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पे चेक होगा इफ के अंदर 5 इज इक्वल टू 5, तो बिल्कुल 5 इक्वल टू 5 है, तो ये इफ बोलेगा चलो भाई ब्रेक स्टेटमेंट आप रन हो जाओ, क्योंकि मुझे मिल गया है कि आई जो है वो 5 के बराबर हो चुका है। तो जैसे ये ब्रेक रन हो जाएगा तो बाकी वो 6 7 8 9 10 वाली जो कंडीशन है वो नहीं चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये जब मैं इसको रन करता हूँ ना तो ये देखें इसी तरह करेगा, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, जैसे ही 5 हो गया तो फिर वो प्रिंट होना बंद हो गई। सही है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, ठीक है, बैटरी भी हमारे पास लो हुई है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे ये करेगा ना कि लूप जो है, मैं यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास ये करेगा, जैसे ही 5 आएगा ना, सिर्फ 5 को प्रिंट नहीं होने देगा, 5 को स्किप कर देगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो फिर उस ब्लॉक के अंदर जितना भी नीचे कोड होगा वो रन नहीं होगा, बस वो दोबारा यहाँ पे i++ वाली जगह पे चला जाएगा, बस यहाँ पे सिर्फ ये वाला काम होगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे आप देखें 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही 5 हुआ ना, 5 तो 5 में यहाँ पे इफ स्टेटमेंट ने 5 को पहचान लिया, तो जैसे ही पहचाना तो फिर इस इफ की ब्रैकेट के अंदर जो 5 था वो क्या हो गया, वो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हो गई। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हो गई तो ये जो ब्रैकेट के बाहर जो कोड लिखा था ये प्रिंट आई, मतलब यहाँ पे 5 प्रिंट होना था वहां पे नहीं जाएगा, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट दोबारा जो आपका कंपाइलर है उसको यहाँ पे भेज देता है। तो इस वजह से जो है वो हमारा क्या हो गया, हमारे पास जो वो आइट्रेशन है वो स्किप हो गई। सही है, मतलब जो बाकी नीचे की जो जगह है, जो कोड था हमारे पास वो स्किप कर दिया। तो ये है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली यहाँ पे खत्म करते हैं हम, क्योंकि हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने लूप्स के मुतालिक एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके मुतालिक सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब आपका काम क्या है कि आपने नोट्स को डाउनलोड करना है, इस फाइल को भी आप डाउनलोड कर लें, आप इसको प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।